वेलकम टू गोयला आईएएस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एचपीएससी एडीओ मेंस की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपके लिए सब्जेक्टिव नॉलेज बेस्ड जो आपका टेस्ट है उससे रिलेटेड न्यू टॉपिक्स को डेली लेके आ रहे हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। अब इस टर्म को देखते ही आपके माइंड में क्या आया होगा कि फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम फ्लावर इंडक्शन में पढ़ते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में पढ़ते हैं कि फोटो पीरियोडिज्म अब दो टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बना है, फोटो प्लस पीरियड। यानी कि जो सनलाइट है, सनलाइट कितनी इंटेंसिटी में प्लांट में पड़ रही है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आ रही है, वो हमारी क्या कंट्रोल करेगी, फ्लावरिंग पैटर्न। इसमें हम फ्लोरिजन कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। सिमिलरली अगर हम वर्नलाइजेशन की बात करें तो वर्नलाइजेशन क्या है, एक सॉर्ट ऑफ चिलिंग ट्रीटमेंट है जिसमें हम वेजिटेबल्स, सीड्स या फिर जितने भी हमारे फील्ड क्रॉप्स के सीड्स हैं उनको थोड़े टाइम के लिए हम चिलिंग रिक्वायरमेंट पे रखते हैं ताकि उनमें क्या इनिशिएट हो सके, जर्मिनेशन इनिशिएट हो सके। सिमिलरली अगर हम फ्लावरिंग का केस करें तो उस केस में भी कई फील्ड क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए एक टाइम पीरियड के लिए चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उसके बारे में आज का लेक्चर है, उसी से रिलेटेड आज हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज को आपने कंप्लीट देखना है, पूरे लेक्चर को देखना है, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ पाएगा। So the question is, explain the concept of photoperiodism and vernalization in field crops। सबसे पहली लाइन का क्या मतलब है, आपको दो concepts को elaborate करना है। One is the photoperiodism, another is the vernalization। As we have discussed earlier, फोटोपीरियोडिज्म क्या होती है, मतलब फोटो पीरियड, यानी पीरियड क्या डिनोट कर रहा है, ड्यूरेशन प्लस इंटेंसिटी। किसकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, फोटो की। फोटो क्या है, सनलाइट, फोटॉन्स की फॉर्म में आती है ना लाइट, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज फोटोपीरियोडिज्म। और उसके बाद आगे नेक्स्ट वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको चिलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। चिलिंग टेम्परेचर मतलब एक लो टेम्परेचर रेंज सेट की जाती है जो कि फ्लावर इंडक्शन के लिए एक जरूरी पॉइंट है कि सर्टेन फील्ड क्रॉप्स में। सो इन दोनों कंसेप्ट्स को कंबाइन करके हमने स्टडी करना है। हाउ डू दीज प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस द फ्लावरिंग बिहेवियर, वेराइटल अडेप्टेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द मेजर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया। इसके साथ आपको प्रोसेसेस को स्टडी करना है कि फ्लावरिंग बिहेवियर क्या होता है, फ्लावर्स कैसे बिहेव करते हैं टू दैट ऑफ द टू प्रोसेसेस, मतलब फ्लावर इंडक्शन के लिए, फ्लावर इनिशिएशन के लिए ये दो प्रोसेसेस फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन यानी कि सनलाइट की ड्यूरेशन और चिलिंग टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया वेराइटल अडेप्टेशन, कि कुछ एक ऐसी वेराइटीज होती हैं जो अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं, रिस्पेक्टिव टेम्परेचर एंड सनलाइट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग खुद को क्या कर लेती हैं, अडेप्ट कर लेती हैं। एंड द क्रॉपिंग पैटर्न इन मेजर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। आप इसको किस रेलेवेंस में मेंशन करोगे, जो क्रॉपिंग पैटर्न चल रहा है हमारे रबी और खरीफ क्रॉप्स का, मतलब जो एग्जांपल्स आप इसमें चूज करोगे वो आपके फील्ड क्रॉप्स के सब्जेक्टिव होनी चाहिए, जिसमें हम खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनको हम समर्स में ग्रो करते हैं। रबी मतलब जिनको टेम्परेट एरियाज में, रबी का मतलब क्या है, जिनको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, चिलिंग टेम्परेचर चाहिए। सो दोनों के एग्जांपल्स को लेके हमें इस आंसर को इलैबोरेट करना है। You have to illustrate your answer with a suitable crop example and their photoperiodic requirements। इसमें आपको एक suitable field crop को पिक करना है, उससे जुड़ी हुई सनलाइट ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट प्लस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स को भी आपको साइड बाय साइड मेंशन करना है। सो इसमें दो कंसेप्ट है, वन इज द फोटोपीरियोडिज्म, अनदर इज द वर्नलाइजेशन। तो दोनों को ही हम इंट्रोडक्शन में प्रिसाइज फॉर्म में लिखेंगे। जनरली हम 3 to 4 लाइंस में इसे सम अप कर देंगे। तो फ्लावरिंग इन फील्ड क्रॉप इज गवर्न्ड बाय द 2 मेजर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, जितनी भी फील्ड क्रॉप्स है उनमें फ्लावरिंग होने के लिए, फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए हमारे पास 2 एनवायरमेंटल फैक्टर्स मेजर होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा फोटोपीरियोडिज्म, सेकंड क्या है हमारे पास टेम्परेचर। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब क्या है, कितनी ड्यूरेशन के लिए सनलाइट आ रही है, प्लस
इंटेंसिटी के साथ वो सनलाइट आ रही है, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि फोटोन्स का एक पीरियड। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर एक्सपोजर की बात करें, मतलब एक लो टेम्परेचर कितने ड्यूरेशन के लिए एक फील्ड क्रॉप को देना पड़ेगा उसमें फ्लावरिंग की शुरुआत करने के लिए, उसे हम बोलेंगे वर्नलाइजेशन। क्या बोलेंगे? वर्नलाइजेशन। सो इसमें दोनों टॉपिक्स थे, वन इज द फोटो पीरियोडिज्म, अनदर इज द वर्नलाइजेशन। तो दोनों को कंबाइन करके हम इंट्रोडक्शन को फ्रेम करेंगे। So together they will decide the phase change from vegetative stage to the reproductive stage. अब ये दोनों जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर है? एक हमने पढ़ा फोटो पीरियोडिज्म और दूसरा हमने पढ़ा वर्नलाइजेशन। हम पढ़ेंगे कि ये दोनों फैक्टर्स मिलके कैसे कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट स्टेजेस को। अब डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होती हैं? जैसे कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो से फर्दर रूट इनिशिएशन, रूट से शूट निकलती है, फर्दर पूरा प्लांट बनता है, फिर उसका वेजिटेटिव फेज आता है, देन वी हैव द फ्लावरिंग फेज, एट लास्ट वी हैव द रिप्रोडक्टिव स्टेज और मैच्योरिटी स्टेज आती है, फिर फ्रूटिंग होती है। सो ये पूरे डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं जिसमें प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होती है प्लस मेटाबॉलिक ग्रोथ भी होती है। सो जब प्लांट वेजिटेटिव फेज से ट्रांसफॉर्म होके रिप्रोडक्टिव स्टेज में जा रहा है, मतलब जब प्लांट अपना वेजिटेटिव फेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके वेजिटेटिव पार्ट्स की ग्रोथ हो रही है उसको बंद करके जब वो रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो उसमें इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। वन इज द टेम्परेचर जो कि हमें चिलिंग रिक्वायरमेंट में चाहिए यानी कि लो चाहिए, और अनदर इज द फोटो पीरियोडिज्म यानी कि सनलाइट की कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, सनलाइट की क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए। सो दोनों जो की एलिमेंट्स है वो डिसाइड करेंगे कि फ्लावरिंग इंडक्शन कैसे होएगी, फ्लावर्स कैसे इनिशिएट करेंगे। सो इसी तरीके से आपको इंट्रोडक्शन को फ्रेम करना है, जैसे कि जो हमारे दो मेजर टॉपिक्स थे, वन इज द फोटो पीरियोडिज्म, अनदर इज द वर्नलाइजेशन, दोनों को फोकस में रख के हमें इंट्रोडक्शन लिखनी है। अब आ गया कि फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है फोटो पीरियोडिज्म के। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि प्लांट के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से आते हैं। देखो, जो प्लांट की परसेप्शन लाइट है, परसेप्शन साइट है, परसेप्शन साइट मतलब जहां से प्रोसेस इनिशिएट होएगा वो क्या होते हैं? लीव्स। क्योंकि आपको पता है जब भी सनलाइट पड़ती है तो पत्तों में वो इंट्रैप होएगी, लीव्स उसके मेजर साइट होंगे। तो लीव्स में अब होगा क्या? लीव्स में प्रेजेंट एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है? फाइटोक्रोम। सो लीव्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? फाइटोक्रोम। अब फाइटोक्रोम में क्या होएगा? अगर तो क्रिटिकल डे लेंथ सेटिस्फाइड है, मतलब जितनी डे लेंथ एक फील्ड क्रॉप को चाहिए उसकी फ्लावर्स को इनिशिएट करने के लिए, अगर वो प्रॉपर सनलाइट उसे मिल रही है तो जो फ्लोरिजन है वो इनिशिएट हो जाता है। अब फ्लोरिजन क्या है? फ्लोरिजन एक ऐसा स्टिमुलस है, स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अगर आपने पढ़ा होगा तो स्टिमुलस क्या है? एक ऐसी चीज जो उसको स्टिमुलेट करती है, यानी कि उसकी शुरुआत करती है, उसे इनिशिएट करती है। तो इसी से एक स्टिमुलस जनरेट होएगा, कौन सा? फ्लोरिजन। अब जब फ्लोरिजन इनिशिएट होएगा तो फ्लोरिजन की ट्रांसफर होएगी, क्योंकि फ्लोरिजन तो लीव्स में इनिशिएट हुआ है लेकिन लीव्स से फर्दर उसकी ट्रांसलोकेशन होएगी। ट्रांसलोकेशन मतलब वो मूव करेगा किसकी तरफ? शूट एपिकल मेरिस्टेम की तरफ, और वहां पे फ्लावरिंग की इंडक्शन हो जाएगी। सो ये जो रिस्पॉन्स है ये क्वालिटेटिव है प्लस क्वांटिटेटिव है। अब क्वालिटेटिव कैसे है? क्वालिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए रह रही है उस पर भी डिपेंड करता है। सो इसमें दोनों फैक्टर्स आ गए हैं कि किसी भी फील्ड क्रॉप का अगर आपको फ्लावरिंग की इनिशिएशन करनी है तो उसके लिए जो सनलाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी के साथ जिस ड्यूरेशन तक वो सनलाइट उस फ्लावर पे पड़ेगी वो डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि उसकी इंडक्शन कैसे होएगी, इनिशिएशन कब होएगी। नेक्स्ट, अब जैसे क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल प्लांट्स की एग्जांपल लेके इस कंसेप्ट को इलेबोरेट करना है, तो हम कुछ फील्ड क्रॉप्स को इसमें मेंशन करेंगे। जैसे कि अगर हम शॉर्ट डे प्लांट्स की बात करें तो इसमें हमारे कौन से आते हैं? राइस, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, जूट। ये सारे खरीफ क्रॉप्स है, इनका जो साइकिल है वो कितना चलता है? सितंबर टू अक्टूबर। तो ये सारे के सारे शॉर्ट डे में कंसिडर होंगे।
अगर हम लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करें तो इसमें आती है वीट, बार्ले, ओट्स, लिनसीड, ये सारे किसमें आते हैं, रबी सीजन या विंटर स्प्रिंग सीजन में। सिमिलरली अगर हम डे न्यूट्रल की बात करें, अब शॉर्ट ड्यूरेशन वाले कौन से होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब उनको कम ड्यूरेशन के लिए सनलाइट चाहिए, लाइक फॉर 6 to 8 आवर्स। अगर लॉन्ग डे की बात करें तो उनको लंबे समय तक वो इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन चाहिए, 12 to 16, 14 to 16 आवर्स, उसे हम लॉन्ग डे में कैटेगराइज करेंगे। डे न्यूट्रल एक ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सनलाइट का, मतलब उनकी जो फ्लोरिजन इनिशिएशन है, फ्लोरिजन स्टिमुलस की जो इनिशिएशन है वो सनलाइट की ड्यूरेशन और सनलाइट की इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती, तो उनको हम कैटेगराइज करेंगे इनटू डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फाइटोक्रोम पिगमेंट है जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जो फाइटोक्रोम पिगमेंट है ना, उस पे अभी दो तरह की हमारे पास सनलाइट्स होती हैं, वन इज द FR दैट इज द इंफ्रारेड, अनदर इज द R दैट इज रेड। अब इसमें होएगा क्या, जब सनलाइट एकदम स्ट्राइक करती है तो सनलाइट में क्या निकलती है, अलग अलग वेव्स होती हैं। जो इंफ्रारेड वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स जब पत्तों पे पड़ती है तो उसका फ्लोरिजन एक्टिवेट हो जाता है। जब हम बात करेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स की, लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होती है, जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट के पड़ने के साथ ही जो इंफ्रारेड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और उसके साथ फ्लोरिजन, जो कि हमने पहले पढ़ा एक स्टिमुलस है, वो इनिशिएट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और फ्लावरिंग हमें देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे PR यानी कि रेड लाइट की, जब प्लांट्स के ऊपर रेड लाइट पड़ेगी तो रेड लाइट फर्दर डार्कनेस आएगी। डार्कनेस क्यों आएगी, क्योंकि जो PR प्लांट है, अब हम शॉर्ट डे की बात कर रहे हैं, शॉर्ट डे में पूरा मैकेनिज्म ऑपोजिट है, वहां पे PR की FR में कन्वर्जन होती है। तो इसी तरीके से आपका पूरा साइकिल चलता है। जो हमारे शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनमें भी क्या होएगा, फ्लोरिजन एक्टिवेट हो जाएगा और फ्लावरिंग हमें देखने को मिलेगी। सो इसमें दो कंसेप्ट है, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड अनदर इज द लॉन्ग डे प्लांट्स। दोनों के लिए फाइटोक्रोम पिगमेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब फाइटोक्रोम पिगमेंट एक बार कन्वर्जन हो गया, एक बार उसकी इनिशिएशन होगी, फर्दर जो फ्लोरिजन है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा और हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अब जो फ्लोरिजन है जो एक्टिवेट हुआ है, फर्दर वो क्या करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा। कहां से कहां तक ट्रांसलोकेट करेगा, ये ट्रांसलोकेट करेगा पत्तों से लेके बाकी जो शूट के मेरिस्टेम जोन है, मेरिस्टेम जहां से डिवीजन। नेक्स्ट इज द इम्प्लीकेशंस। अब इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं कि मतलब कैसे हम सनलाइट की ड्यूरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं, उसे कैसे वेराइटीज को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना अर्ली मैच्योरिंग और लेट मैच्योरिंग जितनी भी वेराइटीज बनती है उनमें हम फ्लोरिजन स्टिमुलस को इनिशिएट कब करना है वो डिपेंड करेगा कि कितनी सनलाइट आ रही है, कितने ड्यूरेशन के लिए आ रही है, प्लस किस इंटेंसिटी के साथ वहां फॉल कर रही है। तो इसमें कुछ होते हैं फोटो पीरियोडिक इनसेंसिटिव क्रॉप, कुछ होते हैं थर्मोफोटो इनसेंसिटिव वेराइटीज। जैसे कि हम बात करें fitting crops in rice, wheat, cotton, wheat, maize, wheat sequence, they better response under the late sowing and the climate variability। कुछ एक इसकी implications हैं, कुछ एक ऐसे फील्ड क्रॉप्स भी है जो फोटो पीरियोडिक इनसेंसिटिव है, मतलब उनपे फोटो पीरियोडिज्म का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कुछ होते हैं जो थर्मोफोटो इनसेंसिटिव है, ना ही तो टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ना ही फोटोसिंथेसिस का। तो इसकी जो स्टडी है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब हम अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी जनरेट कर रहे हैं तो हम उसका जो सनलाइट का ड्यूरेशन पैटर्न है उसे इवेल्युएट करेंगे। अर्ली मैच्योरिंग कब बनेगी, जब उसमें फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी। तो फ्लावरिंग जल्दी करने के लिए हम उसके टेम्परेचर में क्या करेंगे, अल्टरेशन, उसकी सनलाइट एक्सपोजर को हम अल्टरेशन करेंगे। तो अगर तो हमें फोटो पीरियोडिज्म के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तभी हम इस चीज को फर्दर कंडक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है, जब भी कोई यंग सीडलिंग है, मतलब जिसकी अभी वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही है, उसको थोड़े टाइम के लिए हम लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इन द रेंज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस फॉर द स्पेसिफिक ड्यूरेशन। वर्नलाइजेशन क्या है, एक प्लांट है उसमें अभी वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही है लेकिन आपको फ्लावरिंग करवानी है, तो उसके लिए थोड़े टाइम के लिए उसको आपको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है 2 to 10 डिग्री सेल्सियस से। इससे बेसिकली होगा क्या, जो उसका ग्रोइंग पॉइंट है जहां से
फ्लोरल मेरिस्टेम है वो ओरिजिनेट होएगी, वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ही लो टेम्परेचर पड़ेगा तो एपिजेनेसिस होनी शुरू हो जाएगी, एपिजेनेटिक चेंजेस आएंगी। एपिजेनेटिक चेंजेस क्या है? एक ऐसी चेंजेस जो एपी यानी कि एक सिंगल लोकस पे कंट्रोल्ड है, वो चेंजेस क्या करेगी? फ्लावरिंग फेज को इनिशिएट करेगी। अब कुछ एक ऐसी क्रॉप्स भी हैं जहां पे वर्नलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम विंटर सीरियल्स की बात करें तो उसमें विंटर व्हीट, बार्ले, राई ये सब आ जाता है। जैसे कि अगर ऑयल सीड्स की बात करें तो इसमें रेप सीड, मस्टर्ड ये सब आ जाएंगे। सो देयर इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द विंटर टाइप्स एंड स्प्रिंग टाइप्स। जो हमारी विंटर व्हीट होती है, मतलब सर्दियों में जो लगती है, उसे वैसे ही नेचुरली लो टेम्परेचर प्रोवाइड हो रहा है, तो उसकी जो वर्नलाइजेशन है वो करवाने की हमें नीड नहीं है, वो वेजिटेटिव और फ्लावरिंग शो कर देगी ऐसे ही। तो हर एक क्रॉप का एक अपना पैटर्न होता है। उसके बाद हो गया मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन। जो वर्नलाइजेशन कंसेप्ट है जिसमें हम चिलिंग ड्यूरेशन को स्टडी करते हैं, इस पे भी दो थ्योरीज दी गई हैं। फर्स्ट आ गया फेजिक डेवलपमेंट, दूसरा आ गया हार्मोनल चेंजेस। अब फेजिक डेवलपमेंट क्या कहता है कि जब हम लो टेम्परेचर प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्टली वो वेजिटेटिव फेज से स्विच होके फ्लावरिंग फेज में जा रहा है और उसमें फेज में चेंज आ रहा है। लेकिन हार्मोनल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, जब कोई प्लांट को हम लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसके हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। हार्मोन्स में चेंजेस आने की वजह से उसका जो स्टेज है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम द वेजिटेटिव स्टेज टू द फ्लावरिंग स्टेज। सो ये दोनों हाइपोथेसिस दे रखे हैं, एक में तो फेज चेंज हो रहा है, दूसरे में क्या चेंज हो रहे हैं? हार्मोन्स। सो ये दो मैकेनिज्म्स हैं जिनमें हम वर्नलाइजेशन को स्टडी करते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने जो कंटेंट है वो हिंदी में भी प्रोवाइड किया है, अगर आपको हिंदी में पढ़ना इजी लग रहा है तो वो भी आप कर सकते हो। अब इसे हमें हरियाणा के साथ, इंडिया के साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न सेमी डवार्फ व्हीट कल्टीवर्स आर bred with reduced vernalization requirement and suitable photoperiodic sensitive so that they can flower in a time even when sown after the late rice harvest। अब क्या होता है कि कुछ राइस और व्हीट की ऐसी वैरायटी है जो कि सेमी डवार्फ नेचर की है, मतलब ना ही तो वो ज्यादा डवार्फ है ना ही वो टॉल है, मीडियम जो है मीडियम हाइट की जो है, ताकि उसमें लॉजिक ना हो। अब उस केस में क्या है, बाय चांस आपका जो सोइंग पीरियड है वो डिले हो गया है, मतलब आपने उसको टाइमली नहीं सो किया है, तो अगर टाइमली नहीं सो किया है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी फ्लावरिंग डिले हो जाएगी, क्योंकि उसे जो सूटेबल टेम्परेचर रेंज चाहिए, वो वर्नलाइजेशन पीरियड चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाएगा। तो इसमें हम आर्टिफिशियली वर्नलाइजेशन देंगे ताकि उसमें फ्लावरिंग इनिशिएट हो पाए। सो इसमें क्या पढ़ा हमने कि जो राइस एंड व्हीट है, बाई चांस उसकी जो सोइंग है वो डिले हो चुकी है, मतलब जिस टाइम पे हमने सो करना था हम नहीं कर पाए। अब उससे क्या होएगा, जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज आएगी तो उस स्टेज पे फ्लावरिंग स्टेज भी डिले हो जाएगी, तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। फ्लावरिंग स्टेज पे जो उसे चिलिंग टेम्परेचर चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, तो हम आर्टिफिशियली वो देंगे। अब जब आर्टिफिशियली हम वर्नलाइजेशन देंगे तो उससे क्या होएगा, फ्लावर्स खुद ब खुद इनिशिएट कर जाएंगे, तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब इन दोनों प्रोसेसेस को अगर हमें इंटीग्रेट करना है, दोनों को जोड़ के पढ़ना है, तो कैसे होएगा कि जो फोटो पीरियोडिज्म है और जो वर्नलाइजेशन है, दे टुगेदर दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि वेजिटेटिव फेज कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगा, फ्लावरिंग टाइम कब होएगी, ग्रेन फिलिंग पीरियड कब होएगा, क्योंकि जब तक फ्लावर्स नहीं आएंगे तब तक आगे रिप्रोडक्टिव स्टेज फॉलो अप नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है फ्लावर के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम होते हैं, जहां से फर्दर रिप्रोडक्शन इनिशिएट होती है। So under the climate change, temperature regimes are shifting while the day length is fixed। अब हो क्या रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे टेम्परेचर तो शिफ्ट हो रहा है लेकिन डे लेंथ वही रह रही है। हैंस ब्रीडर्स को चाहिए कि ऐसी वेराइटीज को वो डेवलप करें जो कि थर्मो इंसेंसिटिव है एंड फोटो इंसेंसिटिव है, ताकि जो प्रोडक्टिविटी पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसी तरीके से आपने पूरे कंसेप्ट को रिलेट करवाना है किसके साथ, फील्ड क्रॉप्स के साथ, ताकि जो एग्जामिनर को पता लगे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है प्रोसेसेस की। आपको सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजी नहीं मेंशन करनी है, आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज भी साइड बाय साइड लिखना है।
तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन आएगा जिसमें हम क्या लिखेंगे कि दोनों ही जो प्रोसेसेस है, फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, दे आर नॉट मेयर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं है, इनको हम अल्टर कर सकते हैं अपनी जोन में। प्रॉपर लाइट ड्यूरेशन और टेम्परेचर ड्यूरेशन को हम अल्टर कर सकते हैं फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए। इससे क्या होएगा, हमें अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी मिलेगी, क्योंकि एक बार हमें फ्लावरिंग का पैटर्न समझ आ गया कि फ्लोरिजन को स्टिमुलेट करने के लिए कौन कौन सी टेम्परेचर, कौन कौन सी फोटो पीरियोडिक की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से फर्दर हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी अपने आंसर को फ्रेम करना है। जो भी टॉपिक है, जो भी कंसर्न टॉपिक क्वेश्चन में मेंशन है, वहां से आपने इंट्रो को स्टार्ट करना है। फर्दर दोनों के फिजियोलॉजी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो और फर्दर आपको एक्सप्लेन करना है इसकी प्रैक्टिकल यूज क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसे अप्लाई किया जा सकता है। और फर्दर जितना हो सके आप फील्ड क्रॉप्स के रेलेवेंस में लिखिए, अपने स्टेट के रेलेवेंस में लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही सीरीज को लेके आए जिसमें हम न्यू टॉपिक्स को, न्यू क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करें, तो हमारा बैच शुरू हो चुका है सर्व ज्ञान बैच 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। अब इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज है उसका शेड्यूल पूरा बन चुका है। अब टेस्ट सीरीज में इन टोटल आपके 15 टेस्ट रहने वाले हैं। तो इससे क्या होएगा, जब तक एग्जाम आएगा आपकी फुल प्रिपरेशन हो चुकी होगी। तो आपको कोर्स को जरूर एनरोल करना है। अगर आपको ऑफलाइन कोर्स करना है वो भी अवेलेबल है। हमारा इंस्टीट्यूट है खरड़ में, जो कि आपको पड़ेगा 19,999 रुपीज में। अगर आपको पूरे बैच में एनरोल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है प्रेपरेशन के लिए, तो वो भी अवेलेबल है। वो पड़ेगी 5,999 रुपीज में। सो आप टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल करें। जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर करोगे उससे क्या होएगा, आप उसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग को देखोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होके आ सकता है, कैसे उसकी मोल्डिंग हो सकती है। फिर आप उस आंसर की रिटन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट है। तो इसमें जितना आप रिटन प्रैक्टिस करोगे वही आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लेके आएगा। आप देख सकते हो हमारा रिजल्ट हमेशा ही बेस्ट रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हायर पोस्ट पे डेजिग्नेटेड हैं। मयंक मुदगिल जो कि आईपीएस है, आकृति सेठी जो कि आईएएस है और महक स्वामी जो कि आईपीएस है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट फोटोग्राफ यहाँ पे आपका हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे बैच में एनरोल करना है। अगर आपका भी ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने का, तो हमारे कोचिंग से इंस्टीट्यूट से जुड़े हमारे बैच में एनरोल करें और हम अपनी प्रेपरेशन को आज से ही कंटिन्यू करें। अब आप हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर ज्वाइन करना है। इसमें आपको बैच रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको बैच रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको बैच ज्वाइन करना, आपकी कोई क्वेरी है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइडेड है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पे ओवर होता है। नेक्स्ट हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आएंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन यू हैव टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू।